तो मैंने आप लोगों को कल एक पहला पार्ट दिया था इसका, ये वाला, वो हो गया? नहीं किया आप लोगों ने पहला पार्ट? चलें जी, इलियास क्या पहला पार्ट हो गया? जानी जल्दी से, सिद्रा, सज्जाद। अच्छा चलो अभी अभी देख लेते हैं, इशू आया था, वो इशू क्या है ज़रा देखते हैं। देखो इस सवाल में सबसे ट्रिकी पार्ट था ही पहला वाला, इसके अलावा कुछ था ही नहीं सवाल में मुश्किल। अच्छा अगर हम देखें, वो कह रहा है कि भाई फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ खानगर लिमिटेड। वो कह रहा है कि भाई ऑन जुलाई 1, 2023, पहले तो अपना ईयर एंड देखो, आपका ईयर एंड क्या है? ऐसा ही है। अच्छा यानी ये कह रहा है एक साल पहले, यानी अभी हम यहाँ पे अगर पार्ट 1 की बात करें, अगर हम पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो हम कह रहे हैं कि हमारा जो ईयर एंड है वो आप कह रहे हैं सर वो है 30 जून 2024। अच्छा हमारा स्टार्ट ऑफ ईयर क्या है? जुलाई 1, 2023। ये हिसाब किताब है, ये तो अभी हमने सिर्फ लिख लिया। अच्छा हम आगे गए, वो कह रहा है जुलाई 1, 2023 पे KL ने रीवैल्यू की है उसकी फैक्ट्री बिल्डिंग फॉर द सेकेंड टाइम। इसका मतलब यह है, अगर मैं ये रीड करूं तो यहाँ पे हमारी रीवैल्यूएशन हुई है एट स्टार्ट ऑफ द ईयर पे। यूजुअली कब होती थी, अब कब हो रही है? स्टार्ट ऑफ द ईयर पे। फर्क समझ आया? पहले ये बेसिक बुनियादी फर्क आ गया इसका। चलें ओके, हम आगे गए। वो कह रहा है रिजल्टिंग इन अपवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ, यानी जब मैंने यहां पे रीवैल्यूएशन की तो मेरे पास इंक्रीज आया, इसको हम कहते हैं टोटल इंक्रीज, 18 मिलियन का अपवर्ड आया। एग्रीड? चलो आगे देखते हैं। पर इसमें मुसीबत ये है कि आप ये देखें, ये कह रहा है सेकेंड टाइम हुई है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले भी एक बार रीवैल्यूएशन हो चुकी है। अब या तो पिछली बार पहले जब हुई थी उस पे या तो रीवैल्यूएशन सरप्लस आया होगा या लॉस आया होगा, दोनों में से कोई एक कहानी होगी। तो हमें पहले ये देखना चाहिए ना कि अगर मैं आज रीवैल्यूएशन कर रहा हूं तो मेरे पास सरप्लस का बैलेंस कितना है या लॉस कितना था उस वक्त। तो ये दोनों तो मुझे चाहिए होते हैं। अच्छा अभी हम कहाँ खड़े हैं? साल के शुरू में, क्योंकि पूरे साल की एंट्री बनानी है। और वो कह रहा है साल के शुरू में आपने रीवैल्यूएशन परफॉर्म की है जिसके अंदर, जिसके नतीजे में आपके पास एक अपवर्ड रीवैल्यूएशन आई है 18 मिलियन की। एग्रीड? चलें यहां तक इन बातों में कोई मसला, क्योंकि ये बड़ी बेसिक बुनियादी बातें हमें क्लियर करनी है। चलें आगे, हम कह रहे हैं बिफोर दिस रीवैल्यूएशन, इससे पहले द कैरिंग अमाउंट वॉज रिकॉर्डेड एट रुपीज। अच्छा वो बोल रहा है जब मैं ये साल शुरू किया तो ये साल जब मैं शुरू करने लगा था तो मेरे पास कैरिंग अमाउंट आ रही थी 81 मिलियन की, जिसका ब्रेकअप उसने आगे बताया है 90 मिलियन और 9 मिलियन का डेप्रिसिएशन। अच्छा अब जरा यूं समझिएगा, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये लास्ट फेयर वैल्यू बता रहे 90 मिलियन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता रहा है आज तक का, तो ये ऐसे बना है। बात समझ आई? बिल्कुल बेसिक बात करते हैं। अच्छा अब सीन क्या है? ये वाला जो हिसाब किताब है ना, ये वाला हिसाब किताब, ये है सर नहीं एट स्टार्ट ऑफ द ईयर, सिंपल। अच्छा अब देखो उसको अंग्रेजी भी रीड करते हैं ना। वो कह रहा है बिफोर दिस रीवैल्यूएशन। बिफोर दिस रीवैल्यूएशन का मतलब है साल के शुरू से पहले। नहीं हाँ दूसरी से पहले ये कह सकते हो, दूसरी से पहले, ये बिल्कुल सही है। जो बोला मैंने ये 18 मिलियन का जब मेरा अपवर्ड आया ना उससे पहले ये हिसाब किताब है। एग्रीड?
ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ यहाँ तक कोई मसला? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी सवाल में कि भाई देखो हम खड़े हुए जुलाई में, ईयर एंड 30 जून है, वो कह रहा है हमने साल के शुरू में एक अपवर्ड रिवैल्यूएशन की है, उसके अंदर उसके नतीजे में 18 मिलियन का अपवर्ड आया है, वो ये रहा। तो वो कह रहा है ये होने से पहले कुछ हिसाब किताब ये था, और वो हिसाब किताब क्या है? वो बोल रहा है ग्रॉस अमाउंट थी कितनी, 90 मिलियन, अक्यूमुलेटेड कितना पड़ा हुआ है। तो अच्छा, अब उसने ऊपर लिखा तो था ना तुम्हारे लिए कि पहले भी रीवैल्यू हो चुका है, तो पहले भी रीवैल्यू हो चुका है का मतलब ये लास्ट फेयर वैल्यू है, एग्रीड। और ये जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये उसके बाद जमा हुआ है, यहां तक बात सही है? चलें, यानी ये लास्ट फेयर वैल्यू है, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आफ्टर रीवैल्यूएशन अक्यूमुलेट हुआ है, यहां तक सही है? मैक्सिमम 2 साल, तो डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी पे। पर अभी हम देखते हैं ना सीन क्या है। अच्छा, इस पूरे सवाल में आप देखें, इस पूरे सवाल में आप देखें, प्लीज सुनिएगा, ये बड़ी अहम बात है। दिस फॉलोड अ प्रीवियस रीवैल्यूएशन ऑन जुलाई 1, यानी वो कह रहा है जो लास्ट रीवैल्यूएशन हुई थी वो कब हुई थी? जुलाई 21 में। तो यानी आप ये बात समझ पा रहे हैं कि जुलाई 1 2021 में जो लास्ट रीवैल्यूएशन हुई थी उस वक्त वैल्यू कितनी निकल के आई थी उस वक्त, एग्रीड। तो अच्छा, वैसे उंगलियों पे गिन लें तो जुलाई से लेके 30 जून 2022 एक साल, तो 90 मिलियन तो बेटा फेयर वैल्यू होगी ना। ग्रॉस अमाउंट का मतलब क्या होता है? जब मैंने लास्ट रीवैल्यू किया होगा, अक्यूमुलेटेड को उड़ा दिया होगा और मैं फेयर वैल्यू पे लेके गया हूँगा और 90 आ गया होगा, यही हुआ है ना। जब हमने लास्ट, देखो ये तो आप फिर बेसिक कॉन्सेप्ट का ब्लेंडर मार रहे हो ना, जब लास्ट रीवैल्यूएशन की थी तो लास्ट रीवैल्यूएशन में फेयर वैल्यू 90 मिलियन की निकल के आई थी, और उसके बाद 2 साल हो चुके हैं तो ये अक्यूमुलेटेड जमा हुआ है, सही है? मुझे लाइफ नहीं पता, अभी निकालेंगे, क्योंकि इस पूरे सवाल में इसके रिलेटेड लाइफ नहीं बताई हुई उसने, सही है? पर प्लीज बी विद द टेम्पो। अच्छा, अब हमने कहा कि मैं यहाँ पे, ये मुझे पता है कि जुलाई 1 2021 में क्या हुई थी, लास्ट रीवैल्यूएशन, ऐसा ही है। और आज मैं कहां खड़ा हूं? 2023 पे, एग्रीड है? अच्छा, तो अगर यहां से यहां देखो तो कितने साल हो गए? 2 साल हो गए, यानी हम कह रहे हैं 2 साल लैप्स हो चुके हैं, तभी तो ऊपर अक्यूमुलेटेड आ रहा है 9 मिलियन का, यहां तक साथ है, पक्की बात है। और वैसे चलो तुम्हें एक मजे की बात बताता हूं, करने की नीड भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए। इस बात को मानते हो कि इस दिन के ऊपर, इस दिन के ऊपर अक्यूमुलेटेड 0 हो गया होगा, हो गया होगा ना? अच्छा, और आपके पास इस दिन फेयर वैल्यू कितनी थी? और मैं बड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूं, और कह रहा है इस दिन पे जब तुमने ये हरकत की थी तो इस दिन तुम्हारे पास रीवैल्यूएशन लॉस आया था, कितने का? तो मेरा कहने का मतलब ये है, मुझे ये लगता है रीवैल्यूएशन लॉस का मतलब है कि आपने जब ये लॉस बुक किया होगा कितने का, तो आपकी HCA 102 रही होगी। देखो, आप लॉस में कब आते हो? जब आप हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से भी नीचे आ जाओ। पर ये करने की नीड नहीं थी, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि फेयर वैल्यू पे आ गए थे, तो HCA से जब नीचे आए थे तो आपने 12 का लॉस बुक किया होगा, क्योंकि वो पहली रीवैल्यूएशन हुई इस बार थी, तो आप 102 पे हो गए और नीचे आ गए, एग्रीड। अक्यूमुलेटेड क्या होगा? 0, यानी आप अक्यूमुलेटेड को नेट करके 102 पे आए होंगे, और 102 के बाद 12 का लॉस बुक किया होगा तो 90 पे आ गए, और ये 90 अब आगे डेप्रिशिएट होने लग गया। पर एक बात तो तय है कि जो आपने लॉस बुक किया था उस वक्त, उस पर डेप्रिसिएशन बुक होना बंद हो गया होगा, क्योंकि तो लॉस बुक हो गया ना,
यानी 102 से जब 90 पे आया तो 12 का तो लॉस इमीडिएटली आ गया, यानी अगले आने वाले सालों में आपका डेप्रिसिएशन कम रहा होगा। एग्रीड? वो तो नॉर्मल बात है। ऑनलाइन वालों प्लीज यहां तक मुझे क्लियरेंस दे दो कि यहां तक आप लोग साथ हैं, जल्दी से इस बात के लिए, जल्दी से सारे बच्चे। सदा भी कह रही हैं ओके, लियाज भी कह रहे हैं ओके, बाकी बच्चे भी भाई अफर्मेशन चाहिए। जवेरिया, जासिम, हाजी, सज्जाद, ओके डन। चलें अब मुझे एक बात बताओ, सिर्फ समझने के लिए, सोचने के लिए, अगर मैं यहाँ पे, अब मुझे ये पता है 2 साल हो चुके हैं और मैं इधर खड़ा हुआ हूँ लाइव, इस सवाल में भाई ने मुझे बताई नहीं है, हमने कहा कोई मसले वाली बात नहीं है। लास्ट रीवैल्यूएशन अमाउंट हुई थी वो 90 थी और आज तक कितना एक्यूमुलेटेड जमा हो चुका है? 9 मिलियन का। मैं सिर्फ एक काम ये कर रहा हूँ कि अगर मैं 9 मिलियन को 90 मिलियन से डिवाइड करूं तो परसेंटेज कितनी आती है? 10%। अच्छा, मैं अब बहुत टेक्निकल बात करूंगा, जरा सुनना। 10% का मतलब यह है कि पर ईयर 5% की डेप्रिसिएशन। देखो आपने खुद मेरे साथ बोला कितने साल हो चुके हैं? 2 साल। इस बात को मानते हो? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, सब मानते हो? आप खुद बोला आप लोगों ने कि लास्ट रीवैल्यू हुए हुए इसको कितने साल हो चुके हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि लास्ट वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करवाया गया होगा? लास्ट रीवैल्यूएशन को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करवाया गया होगा, इस बात को मानते हो? कि लास्ट रीवैल्यूएशन को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लास्ट रीवैल्यूएशन को किससे डिवाइड करवाया गया होगा? रिमेनिंग लाइफ से। एंड वी डोंट नो दैट रिमेनिंग लाइफ। एग्रीड? पर अगर मैं यहां पे से तुम लोगों के लिए फॉर्मूला बनाऊं कि यार मुझे पता है ये लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट है, इसको मैंने रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड किया होगा, मल्टीप्लाई बाय अगर 2 कर दूं तो आंसर आना चाहिए 9। यही है ना अक्यूमुलेटेड का? अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें, देखो भाई 90 मिलियन टोटल रिमेनिंग फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, हमें नहीं पता, पर साल कितने गुजर चुके हैं? 2। तो अक्यूमुलेटेड कितना है? 9 का। ऐसा ही है। अच्छा, अब अगर हम ये करें सिर्फ समझने के लिए कि हमें तो ये पता है ना कि यार अगर मैं यहाँ पे इसको ऑल टुगेदर सॉल्व करूँ इस इक्वेशन को, तो 90 मिलियन को यहीं रहने दिया, ये से लंबी कर रहा हूँ, उसका आसान तरीका भी है, रिमेनिंग लाइफ ये है। अच्छा, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये बताओ कितना आता है? 4.5 आता है। चलें, ये आ गया हमारे पास इस फ्रैक्शन का आंसर 4.5। एग्रीड? अच्छा, मैं अगर 90 मिलियन को डिवाइड कर दूं जानी 4.5 से और इसको उठा के ले जाऊं यहां पे, क्या सही किया है मैंने? 20 ईयर्स आ गई। कि 20 साल उस वक्त लाइफ रही होगी। अच्छा, ये तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी हो गई, एग्जाम में आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू दिस। पहले बताओ ये पूरी कहानी समझ आई? चले ऑनलाइन वाले पहले कहानी बता दो तो मैं इसके शॉर्टकट सिखाता हूँ, जल्दी बताओ। ये तो एक लंबी कहानी हो गई कि ऐसे कर करा के यहाँ तक पहुँचते तुम। भाई मैं तो सिंपल कह रहा हूँ, तुम 9 मिलियन को 90 से डिवाइड कराओ, तुम्हें पता है 10% डेप्रिशिएट हुआ है 2 सालों में। 10% डेप्रिशिएट हुआ है 2 सालों में, तो पर ईयर कितना हो रहा है स्ट्रेट लाइन पे? अभी कैसे? अभी तो बता दूं, 9 मिलियन अक्यूमुलेटेड है, टोटल ये था, तो 2 सालों में कितना डेप्रिशिएट हुआ है? 10%। तो पर ईयर कितना हो रहा है? तो पर ईयर अगर 5% हो रहा है तो मैक्सिमम एसिड कितना परसेंट चल सकता है? 100%। तो 5% कितनी बार हो कि खत्म हो जाए? 20 बार। बस ये भी सोच सकते थे, बड़ा सिंपल था। क्लियर है? पहले बताओ ऑनलाइन वालों, यहां तक बात समझ आ रही? देखो लॉजिकल बात भी करते हैं ना। अक्यूमुलेटेड का मतलब है आज तक किस पे निकला हुआ है? कॉस्ट के ऊपर या लास्ट फेयर वैल्यू के ऊपर। आपने बोला 10% आज तक यूज हुआ है, तो 2 साल हो चुके हैं ना, पर ईयर कितना हो रहा है? 5%। तो 5% 100 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 20 साल। तो लाइफ कितनी हो गई? 20 साल। तो आप या तो ऐसे कर लो, ये लंबी चौड़ंगी,
वो सही है ना, पर पहले ये समझाने के लिए लाजमी था कि 2 साल हो चुके हैं, ये कर करा के यहाँ तक पहुँचे। एग्रीड है? ऑनलाइन वालों प्लीज़ बताओ, जानी प्लीज़ बताओ, यहाँ तक बात की क्लैरिटी है? अच्छा, अब इलियास कह रहे हैं सर इस साल के शुरू में अब रिमेनिंग लाइफ कितनी होगी? 18। वेरी गुड, पहले बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? चले ऑनलाइन वालों प्लीज़ आप भी कंफर्म करें यहाँ तक बात क्लियर है? ये तो हो गया लाइफ का हिसाब किताब कि 20 साल लाइफ सही होगी, ये वाला मुसीबत तो खत्म हो गई। अच्छा, अब साल के शुरू में रीवैल्यूएशन है या आखिर में? शुरू में। वेरी गुड। तो सबसे पहले आपने एक काम करना है खानदानी, और वो खानदानी काम ये है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और क्रेडिट क्या करूं? हाँ भाई, कौन सा एसेट है ये? बिल्डिंग, फैक्ट्री, बिल्डिंग, क्रेडिट। कितने से जानी? वेरी गुड, 9 से। आपका एसेट कितनी कैरिंग अमाउंट पे आ गया? 81, और ये है एज एड साल के शुरू में हो रही है तब 81 पे आ गया। अक्यूमुलेटेड खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा, अब वो पता है क्या कह रहा है? अब वो ये कह रहा है, उसने आपको फेयर वैल्यू नहीं बताई, उसने आपको फेयर वैल्यू नहीं बताई, पर वो कह रहा है कि अपवर्ड रीवैल्यूएशन हुई है कितने की? 18 की। तो फेयर वैल्यू कितनी रही होगी? 81 प्लस 18 99। 99 की फेयर वैल्यू रही होगी। अच्छा, अब देखो मैं एंट्री कैसे बनाता हूं यहाँ पे, तो तुम लोगों ने सोचना है। देखो फैक्ट्री बिल्डिंग जो डेबिट तो हो जाएगी, फैक्ट्री बिल्डिंग तो 18 से डेबिट हो जाएगी। क्रेडिट क्या करना है जरा ये सोचना है। आपको याद होगा पहले लॉस आया था, तो क्या वो पूरा लॉस रिवर्स करूंगा या आफ्टर डेप्रिसिएशन? वेरी गुड, क्योंकि आप कहेंगे जो डेप्रिसिएशन उस पर बुक होने से रह गया उसको रहने दो, बकाया रिवर्स कर दो, क्योंकि ये हमने कॉन्सेप्ट क्लियरली सीखा था पहले कि आप अलग अलग भी लेके चलते तब भी बात यही होती है ना। तो अब अगर मैं ये देखूं, आपको ये पता है कि लास्ट रीवैल्यूएशन के वक्त लॉस कितना आया था? 12 का। अच्छा, तो ये 12 मिलियन मतलब डेप्रिशिएट नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप तो नीचे आ गए थे। तो 1 साल डेप्रिशिएट नहीं हुआ होगा या 2 साल? 2 साल। तो हम एक काम ये करेंगे, कि हम यहाँ पे लॉस का रिवर्सल डालेंगे। कहाँ पे? P&L में। अच्छा, कैन यू प्लीज टेल मी द अमाउंट? 12 से रिवर्स करूं? नहीं सर, कितना आ रहा है? 10.8 आ रहा है। ओके, तो आपने ये कहा, ऐसे कोई आपसे पूछे कि लॉस तो आपने यार 12 का बुक किया था, रिवर्स कम का कर रहे हो क्यों? 2 सालों की डेप्रिसिएशन निकाल लेना, क्योंकि अब आप वापस बेनिफिट में जा रहे हो, तो जो बुक होना चाहिए था फिर वो रहने दो ना, उसके अलावा रिवर्स करो। जो आपका एक्सेसिव रह गया वही इनकम आ गई, नॉर्मल पे आ गए, पर आप नॉर्मल से भी ऊपर जा रहे हो। अब OCI, अब क्या होगा? OCI। तो आप मुझे बताते हैं कि अब मैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन सरप्लस बुक करूंगा, कहाँ पे जानी? OCI में। कितना? 7.2। ये आ गया हिसाब किताब। और जो मैंने आप लोगों को अभी HCA निकालना सिखाई थी पहले, ये वाली HCA 102 थी ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, पर करना नहीं एग्जाम में, लंबी होगी बिला वजह। ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ सिर्फ तुम लोगों को, सिर्फ नॉलेज के लिए। HCA कितनी निकाली थी जानी आप लोगों ने? अच्छा, अगर मैं इसकी अमाउंट निकालूं जुलाई 1, 2023 पे, तो कितनी आती है? यूं कर लेते हैं, 102 डिवाइडेड बाई 20। 102 भी HCA रिमेनिंग थी ना, कितना आ रहा है? 91.8। अच्छा, आप थे यहाँ पे फेयर वैल्यू पे, कितने पे थे? 90 पे।
आप तो यहां मौजूद थे, 90 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 18, यहीं पे थे। अच्छा, आपकी 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 फेयर वैल्यू कितनी आई है? 99। आप लोगों ने निकाली है ना? ओके, फेयर वैल्यू आ गई आपकी 99। अच्छा, क्या अब आप यहां से यहां जाएंगे? कितने का आ रहा है सरप्लस? 18 का सरप्लस है, बट यहां से यहां तक पीएनएल कितना आ रहा था? बात समझे? और उसके ऊपर क्या है? सरप्लस है। ये देखो, ये रहा, इसके ऊपर एग्रीड। तो हम अगर ऐसे लंबी भी करते तब भी आंसर सेम आता। तो हमने कहा यहां से यहां तक पीएनएल, यहां से यहां तक सरप्लस। तो अगर मैं पीएनएल का चार्ज देखूं तो आप कह रहे हैं सर 10.8 है, और ये कितना आ गया? तो बस मतलब इस एंगल से भी देख सकते हो कि नॉर्मली एसेट चल रहा होता है, उससे ऊपर जितना होता है वो सरप्लस होता है। तो मैं तभी तो कह रहा था तुम्हें कि जो तुम्हारा लॉस बुक हुआ था उसको पूरा रिवर्स नहीं करना, उसमें जो डेप्रिसिएशन हो जाना चाहिए था उसको रिवर्स करना, और फिर बाकी जो बचा वो सरप्लस। एग्रीड? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, यहाँ तक क्लैरिटी है? तो ये कितने लोगों से हो गया था ये वाला? ये किया ही नहीं था, ये बड़ी गलत बात है, ये बहुत गलत बात है भाई। देखो, तुम लोग दिमाग नहीं चलाओगे तो फायदा नहीं है, पेपर में हमेशा नई चीज आनी है। मैंने अलग भी दिया था, अलग से भी मैंने होमवर्क भेजा था। मतलब देखो, तुम इस चीज की कदर करोगे, तुम्हें होमवर्क मिले, नहीं मिले तो फिर तुम तो कहीं के भी नहीं रहोगे। ये भी मतलब थोड़ा ख्याल रखना यार, मतलब तुम्हारे लिए बना के भेजते हैं। सर काइंडली ये पॉइंट लॉस को डेप्रिशिएट कर रहे हैं, मैंने डायरेक्ट 12 माइनस कर दिया था। अच्छा नहीं नहीं, आप 12 माइनस नहीं करेंगे ना, वो गलत किया आपने, सही ना? आप ये डेप्रिशिएट करेंगे ना, सही है? क्लियर है इलियास? जानी जल्दी बता दो ताकि आगे चलें। लॉस को डेप्रिशिएट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं लॉस तो देखो, जब याद करो मेरा लेक्चर वो वाला, जब आप HCA से नीचे आ जाते हो तो मैंने आपको वहां पे लिख के भी दिया था कि इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट ओवर द पीरियड डेप्रिशिएट होनी चाहिए आपने वन टाइम बुक कर ली, ऐसा ही है, तो वो तो लॉस हो गया। अब आगे आने वाले सालों में डेप्रिसिएशन कम आएगा। एग्रीड? अब आपको कुछ सालों बाद जाके पता लगा वापस ऊपर चले गए वैल्यू में, तो स्टैंडर्ड ये कह रहा है भाईजान सही है, गेन बुक करो, बट उसको रहने देना जो तुम्हारी डेप्रिसिएशन की बचत रिकॉर्ड हो रही थी, अब तो नहीं होनी चाहिए थी ना, तो आप गेन बुक करो, बट उस बचत को जो तुम डेप्रिसिएशन की मद में रिकॉर्ड करके बैठे हुए हो उसको माइनस करके बाकी रिवर्स करना। उससे होगा ये कि HCA की हद तक जितना तुम्हारा डेप्रिसिएशन बनता था वो रह जाएगा, और जो इंक्रीमेंटल है वो रिवर्स होकर ऊपर आ जाएगा। बस ये शॉर्टकट था उसका। क्लियर है? चलें, हो गया क्लियर? इलियास क्लियर है ये अभी? चलें, अब हम एक और चीज सीख लेते हैं। आपने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इससे पहले किया था, एग्रीड? चलें, अब मुझे एक बात बताएं, एज फार एज वी लुक एट द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आप लोग मुझे जवाब देंगे इस बात का, क्योंकि अभी कनेक्टिविटी हमें बना के रखनी है हर स्टैंडर्ड से। देखिए मैंने रीवैल्यूएशन भी आपको बताया, एंट्रीज भी बताई, पीपी के डिस्क्लोजर्स भी सिखा दिए। अब आपने एक चीज़ मुझे समझानी है और मुझे बतानी है, जब मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात करता हूँ बच्चों, तो मुझे आप एक बात बताते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के केस के अंदर आप अपनी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे रख सकते हैं या तमाम को? इट अप्लाइज टू द एंटायर क्लास, पर उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि फेयर वैल्यू मालूम ही नहीं हो सकती, टेम्परेरीली मालूम नहीं हो सकती, या तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। एग्रीड? वेरी गुड, 3 एक्सेप्शंस, बेहतरीन, ये बात थी। अच्छा, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट पे तो मतलब सब कॉस्ट पे। एग्रीड? चलें, तो ये तो एक बेसिक फिनोमेना हमने क्लियर किया। फिर हमने आपको ये सिखाया था वहां पे कि अगर कोई चीज पहले पीपी में मौजूद थी, जो कि IS 16 है, इसको हम कहते हैं ओनर ऑक्यूपाइड। क्या कहते हैं? अच्छा, इधर हम आ गए
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, ये है हमारा IS 40। अच्छा, मैंने आपको सिखाया था ट्रांसफर, कि यहां से यहां पे अगर आपकी कोई बिल्डिंग ट्रांसफर हो और फर्दर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पे हो, फेयर वैल्यू पे, तो पहला स्टेप ये है कि आप रीवैल्यू करेंगे इन PP और फिर देन ट्रांसफर करेंगे एट फेयर वैल्यू। याद आया? क्योंकि हम कह रहे थे कि गेन वहां जाके नहीं बुक होना चाहिए, अदरवाइज तो हर कोई बोले यार साल के आखिर में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, लोगों को निकाला, 1 महीने की रेंट की जगह पे बिठाया, बोला भाई ये हरकत नहीं करना, अगर ट्रांसफर कर रहे हो बिस्मिल्लाह करो, पर पहले फेयर वैल्यू वहीं करके आना ताकि OCI में चला जाए। हाँ, उसके बाद जो गेन आएगा वो जेन्युइन, उसमें कोई पंगे वाली बात नहीं है। तो पहले बताओ ये रिकॉल हुआ? अब इसी को एक प्रॉपर सवाल विद डिस्क्लोजर में कनेक्ट करते हैं, ताकि अगर सवाल में ऐसा मिल के आ जाए तो फिर क्या करेंगे। क्लियर है? क्योंकि कनेक्टिविटी है बिटवीन टू स्टैंडर्ड्स। चलें, तो ये तो बात आई थिंक आपको रिकॉल हो गई। अच्छा, सेम इज द केस अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे और यहाँ पे आ रहे हैं, तो पहले वहाँ रीवैल्यू करेंगे फिर वहाँ फेंक देंगे। इसको हम कहते हैं ट्रांसफर्स। क्या कहते हैं? चलें, अब ज़रा हम यूं करते हैं ना, एक केस बनाते हैं। केस ये है कि आप अज्यूम करें कि हमारी एक बिल्डिंग है जिसको हमने कॉस्ट पे लिया था 50 मिलियन, सही है, और उसका आज तक का अक्यूमुलेटेड, वैसे ही कैलकुलेटर पे करके बताएं आप कि यहाँ पे आप 50 को डिवाइड करें 20 से, मल्टीप्लाई करें 3 से, 7.5। अच्छा, इसका मतलब है सो फार 3 ईयर्स हो गए, 20 ईयर्स लाइफ थी, और हमने यहाँ पे इसको रखा हुआ था कॉस्ट मॉडल पे। कहाँ पे? PP में। सही है, फेयर वैल्यू मॉडल नहीं है, सही है, तो रीवैल्यूएशन नहीं होगी। अच्छा, अब आपने डिसाइड किया बिटवीन द ईयर, यानी इन बिटवीन द ईयर, जुलाई 1 पे, हम कह रहे हैं जुलाई 1 पे हमने अपनी प्रॉपर्टी को वेकेंट किया और रेंट पे दे दिया इसी बिल्डिंग को। चलें, तो आप अगर मुझे यहाँ पे बताएं, ज़रा यूँ कर लेते ना, आप 2 अकाउंट्स खोलते हैं ना वैसे, कॉस्ट का नहीं और एक्यूमुलेटेड। अच्छा, यहाँ पे आता है ओपनिंग बैलेंस कितने का, और यहाँ पे आता है ओपनिंग बैलेंस 7.5। अच्छा, कोई एडिशन तो नहीं है, सही है। अच्छा, कोई डिस्पोजल भी नहीं है। अब ज़रा इसको देखते हैं। पहले बताओ मुझे, डेप्रिसिएशन तो बुक करोगे ना, कितने महीनों का? 6 महीनों का। क्यों कर रहे हो सिर्फ? क्योंकि हाफ ईयर के बाद हमने बेचा ना, 6 महीने तो यहाँ पे चलेगा। तो आप मुझे बताएं कि मैंने यहाँ पे और एक्यूमुलेटेड कितने आई, और ये आपने निकाला है 50 मिलियन, यही है। चलें, तो आपने कहा कि भाई मैंने यहाँ पे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर बुक किया 1.25 मिलियन।
तो ये 8.75 टोटल हो गया। अच्छा वैसे कॉस्ट मॉडल पे होता तो ये आगे जाके चलता रहता, पर अब आपको अच्छा देखो, इवन दो आप यहाँ पे कॉस्ट मॉडल पे हैं, स्टैंडर्ड कहता है कि अब जब आप ट्रांसफर करेंगे ना आईपी में, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन से मॉडल पे आप रीवैल्यू करेंगे, यानी पर अब रीवैल्यूएशन इसलिए नहीं हो रही है कि मैं रीवैल्यूएशन पे रख रहा हूँ, इसलिए हो रही है कि मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। एग्रीड, भले ही मैं किस मॉडल पे हूँ, कॉस्ट मॉडल पे। तो यानी पीपी में आप भले ही कॉस्ट मॉडल पे हो, जो चीज वहां ट्रांसफर हो रही है आईपी के अंदर उसको भी रीवैल्यू करेंगे, इसलिए नहीं कि रीवैल्यूएशन पे रखना है, इसलिए कि ट्रांसफर करना है ताकि कोई मैनिपुलेशन ना हो। आईपी के एसेट कॉस्ट पे होते तो जितनी कैरिंग अमाउंट होती वही ट्रांसफर हो जाती। हाँ तब तो फिर देखो ये केस अप्लाई कब होता है, जब आईपी फेयर वैल्यू पे हो। क्लियर है? अगर कॉस्ट पे होती तो कोई मसले वाली बात नहीं है, कैरिंग अमाउंट सीधी सीधी वहां पे ट्रांसफर हो जाती। एग्रीड। चलें अब मुझे बताएं, ये तो हो गया हिसाब किताब। अब मैं एक काम ये करूंगा, ये आ गया 8.75, हमने कहा एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट। आपने कहा 8.75। अच्छा फिर ये आ गया एडजस्टेड अच्छा यहां पे आपको पता लग गया कि आपकी कैरिंग अमाउंट आ गई 41.25। अच्छा मैंने फेयर वैल्यू जाके देखी 48 है, क्या करूं? कितना? 6.75। अच्छा आप देखिएगा 6.75 आपने यहाँ पे ओसीए में बुक किया, ये कितने पे आ गया? 48 पे। अच्छा अब यहाँ पे आप एक लाइन आइटम डालेंगे, और वहाँ पे याद है जब उसका नोट बनवाया था तो ट्रांसफर फ्रॉम पीपी आ रहा था, तो वो 48 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ से गया वहाँ आ गया। बात क्लियर है? और गेन कहाँ बुक हुआ? ओसीआई में। तो ऑनलाइन वालों प्लीज़ बताओ, आप सब बताओ कि ये लॉजिक समझ आती है? अच्छा और अगर 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 सिर्फ समझने के लिए, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट पे होती तो फिर ये 6.75 नहीं आता, ये 6.75 नहीं आता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यस पे सिंपल सिंपल क्या ट्रांसफर होता, 41.25 ट्रांसफर होता, वहां पे एडिशन में आ जाता वहां की। नहीं रीवैल्यूएशन की चांस नहीं है, रीवैल्यूएशन वहां पे मॉडल नहीं है ना। हाँ अब नहीं होगी, अब नहीं होगी, सही है बिल्कुल। नहीं देखो, आप अगर आईपी कॉस्ट पे रख रहे हैं ना तो फिर मैनिपुलेशन के चांसेस नहीं है ना, जो यहाँ पे पड़ा हुआ है वही वहाँ पे पड़ा हुआ है, सिर्फ क्लासिफिकेशन क्या हो रही है। तो वो बोले रीवैल्यू करे बगैर ही भेज दो, इररिस्पेक्टिव है ना कि क्या होता है। एग्रीड। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कॉस्ट पे हो, आईपी किस पे, तो वो कह रहा है पहले यहाँ रीवैल्यू करो और फिर भेजो, ताकि गेन कहाँ पर चल जाए, ओसीआई में। यस ताकि मैनिपुलेशन ना हो पाए ना, अदरवाइज तो हर कंपनी ये करे साल के आखिर में आके कि आईपी है, उससे ईपीएस क्या हो जाएगी, तो फिर वो तो शेयर होल्डर को गलत पिक्चर है, शेयर होल्डर बोलेगा लाओ डिविडेंड दो, और पैसे ही नहीं होंगे इतने। क्लियर है? चलें तो ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ कि यहाँ तक बात समझ आती है यानी? अच्छा अब हमने एक कंक्लूजन ये किया कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट पे कैरी हो रही होती तो ये 6.75 नहीं आता, तो 41.25 सीधा सीधा नेट होके वहां चला जाता ट्रांसफर। एग्रीड। तो प्लीज इस बात को ख्याल रखना। अच्छा इसको कॉपी कर लें, ट्रांसफर वाले केस को, ये वाला। अच्छा ओके ओके ये लिख देता हूं, इफ पीपीई
property would have been carried at then there would not be any revaluation and transfer to investment property would have occurred at 41.25. सही है। हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई अगर ये कार्यक्रम ना होता तो हम क्या करते, सिंपल 41.25 पे ही ट्रांसफर कर देते, उससे आगे हमें कुछ करने की नीड नहीं होती। और यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख दिया, वापस से रीड कर रहा हूँ, इफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वुड हैव बीन कैरीड एट कॉस्ट मॉडल देन देयर वुड नॉट हैव बीन एनी रीवैल्यूएशन एंड ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वुड हैव अकर्ड एट 41.25, यानी एक स्टेप गायब हो जाता। कौन सा वाला? रीवैल्यूएशन वाला। पर एक्यूमुलेटेड नेट होता, वो तो खत्म होता ना। अब तो जो हिसाब किताब होगा वो आईपी में होगा। अच्छा, अब आईपी में जाके लाइफ पे डेप्रिशिएट होगा या रिमेनिंग पे? अगर कॉस्ट पे, रिमेनिंग लाइफ पे, क्योंकि कैरिंग अमाउंट जा रही है वहां पे बेटा, इस बात का ख्याल रखना। कैरिंग अमाउंट रिमेनिंग है तो लाइफ भी, बस इसको नहीं भूलना, ये प्रिंसिपल है कि अगर यहां से वहां कॉस्ट पे जा रहे हो यानी कैरिंग अमाउंट पे जा रहे हो और वो कॉस्ट मॉडल है तो डेप्रिशिएट तो होता है ना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे रखी हुई डेप्रिशिएट होती है क्योंकि वो असल वैल्यू को नहीं दिखा रही होती है, तो वियर एंड टियर आप दिखाते हैं उसका। क्लियर है? तो लाइफ नहीं यूज होगी बल्कि रिमेनिंग लाइफ यूज होगी, बस इतना याद रखना। ये है ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये कॉपी कर लें जल्दी से यहां से। इसी पे मुश्तमिल एक सवाल है मेरे पास। हाँ ये रहा, मैं वो लगाता हूँ। एक मिनट मैं वो खाली ये लगा लूँ। हाँ जी, स्क्रॉल करूँ? वैसे ये बताओ ऑनेस्टली कि आप लोगों को ये बात गेम समझ आ गई ना कि अकाउंटिंग और नोट्स को कैसे कैटर करना है, यानी साथ साथ कि अकाउंटिंग का मेरे डिस्क्लोजर्स पे इम्पैक्ट क्या होता है। मैंने आप लोगों को कैश फ्लो की समरी भेजी थी, वीडियो समरी, अभी 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 हाथ के हाथ। क्लियर? किसका ये? हाँ पॉजिटिव में आ रहा है, वो देख लेते हैं, वो मैं देखता हूँ अभी। मैं देख लेता हूँ, जैसे सौले ने बनाया था ना।
मैं करा देता हूँ जवेरिया। ईपीएस की भी भेजनी है, आज भेज दूंगा। सर एक कंपनी का काम प्रॉपर्टी बेचना भी हो, प्रॉपर्टी बेचना हो, तो यूज करना हो, तो सर आप ट्रांसफर करते रहो, उसको खाली है तो उसका भी नहीं बोलेंगे। हाँ वो डिपेंड करता है ना केस कौन सा है, वो तो सारी केसेस मैंने कराया ना लाइन से, जब तक वो रेंटेड रेंटेड आउट नहीं हो जाए। तो सर जब रेंटेड आउट होगी इस केस में, तब तो हम उसकी फेयर वैल्यू रखेंगे ना। हाँ अगर सर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही, कोई खरीद रहा है और उसका काम भी जब तो इन्वेंट्री है ना, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो, देखो काम उसका काम ही प्रॉपर्टी बेचना है, बेचना है, तो इन्वेंट्री में पड़ी होगी ना, आईपी में कहाँ से आ गई। वो कह रहा है कि इंटेंशन है हम नहीं इंटेंशन तो ऐसी की तैसी, इंटेंशन जो भी हो इन्वेंट्री रखेंगे ना। इन्वेंट्री में रखेंगे। ऊपर सही है सर, बेंचमार्क क्वेश्चन की मैं करवा देता हूँ, स्क्रॉल करूँ उसको। अच्छा मैं ये निकाल लूँ बस के, ये आ गया। इंटेंजिबल देखो, मैंने सॉफ्टवेयर खरीदा ना, 2 साल उसकी लाइफ है तो 2 साल अमोटाइज होगा, नॉन कैश एक्सपेंस है वो भी, अमोटाइजेशन है ना। आज एक सॉफ्टवेयर खरीदा, जो पैसे दिए वो तो वन टाइम चले गए, अब मैं उसको एक्सपेंस आउट करता रहूँगा 2 साल, तो वो नॉन कैश है ना। डेप्रिसिएशन का उलट है ना, मतलब डेप्रिसिएशन का नहीं देखो, दो गलत मिक्स कर रहे हो ना, उस बेवकूफ़ को डालना ही नहीं चाहिए था। सुनो इधर, नहीं अमोटाइजेशन यहाँ पे भी है भाई, क्या हो गया भाई, अगर आप फॉर एग्जांपल उसको, वो इंटेंजिबल्स तुम्हारे कोर्स में नहीं है, बट अमोटाइजेशन का मतलब तो समझ आना चाहिए ना मुझे। मैंने सॉफ्टवेयर खरीदा 5 सालों के लिए, तो मैं क्या करूँगा, मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, 100 मिलियन का सॉफ्टवेयर खरीद लिया मैंने, क्या एंट्री बनाऊंगा, सॉफ्टवेयर डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगा, सही है। अब सॉफ्टवेयर 5 साल चलेगा तो अमोटाइज होगा, वो अमोटाइजेशन एक्सपेंस कैश है नॉन कैश है, बस तो अब हर साल वो ऐड बैक होगा। देखो जिस साल एक्वायर करते हो पीपी में भी माइनस करते हो ना, तो इन्वेस्टिंग में से ये भी माइनस करोगे, सेम बात है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, उसका फायदा 1 साल से ज़्यादा को, अब चाहे वो टेंजिबल एसेट हो या इंटेंजिबल हो, सही है। ये भी सेम ही है ना। देखो अगर आपको ओपनिंग इंटेंजिबल दिया हुआ है 100 मिलियन, क्लोजिंग दिया हुआ है 400 मिलियन, इसका मतलब क्या है, इस साल और सॉफ्टवेयर खरीदे हैं और फिर वो अमोटाइज होंगे, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो सेम चीज़ें हैं, पर वो टेंजिबल है, ये इंटेंजिबल है, बस ये फ़र्क है, कॉन्सेप्ट सेम है। अच्छा ये हो गया जानी। अच्छा मैंने ना आप लोगों को ग्रुप पे ये भी बता दूंगा, ये कितनी में हो जाएगा, ओके। अच्छा मैंने समरी भेज दी है कैश फ्लो की, जो कि 40 मिनट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट के अंदर कैश फ्लो का एक एक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा तकरीबन, हाँ दोनों से, सही है। तो ये तो तुम्हें तो वो करना है कि डायरेक्ट मेथड वाला तुम्हें एक बार फिर देखना है, तुम्हारे उसके लिए पक्के करने के लिए, सही है। उसको देखो डायरेक्ट आसान लगता है, आपने जो मैं देख लेता हूँ सज्जाद, चलो ओके। अच्छा ये मैंने लगा दिया है यहाँ पे, ये प्लीज़ भाई करके आना। ये सवाल 1 बजे तक थी ना हमारी क्लास, नहीं फिर तो बैठे रहो भाई, करो ये, शाबाश। चलो ये तो मुझे अच्छा हुआ बता दिया। अच्छा जी, तो ये मैं आपको ज़रा भेज दूँ सवाल करने के लिए भी अभी,
जैसे अभी सिखाया ना मैंने। देखो ग्रुप पे आ गया जानी। चलें ओके। तो यार प्लीज़ टाइम मैनेजमेंट के साथ करना है, और वो टाइम मैनेजमेंट का यहाँ पे मतलब है कि 10 से 12 मिनट, ताकि मैं फिर सॉल्व कराऊँ उसको। इलियास जो कल होमवर्क दिया था मैंने, उसमें लाइफ वाइफ का तो कोई इशू नहीं है ना, वो तो सही है ना, उसमें क्या मसला है? जो कल अलग से होमवर्क आया था वो तो बिल्कुल सही है। एडिशन हो रही है 1 साल की, और सोल्यूशन में फिर भी 15 लिखा हुआ है। नहीं तो बेटा फिर 1 साल लैप्स भी तो हो गया होगा ना, अगर सेम नहीं है मेरे ख्याल से। यार आपने किया था ना सवाल वो वाला, उसको बुलाना। तुमने सवाल किया था ना होमवर्क वाला, उसके अंदर लाइफ का कोई इशू था क्या? सही था? सही था ना? सही था भाई। सज्जाद क्या हो गया? सही था सज्जाद भाई, सही था बिल्कुल। वरना बिला वजह तुम अभी सौले की कवर खुदवा देते हैं यहाँ पे। भाई सही तो है, 5 महीने। तुमने उसको अज्यूम किया ना जानी, तुम्हारी गलती है ना। सवाल की क्या गलती है इसमें सज्जाद? देख के बोला कर, तेरी वजह से उसके लग जाते। जल्दी आ गया आज तो अहमद।
नहीं वो नहीं किया था यार, वो रह गया था। मैं असल में क्लास के बाद ना हैदराबाद चला गया था, फिर मैं वापस आया रात को। हाँ फैमिली को पिक करना है, फिर मैं आया लेट। यार मतलब हर एक इलाके में ही है तकरीबन। लेकिन ईयर एंड 30 जून को हो रहा है, व्हीकल डिस्पोज हो रहा है दिसंबर। अबे 24 में क्या कह रहे हो जानी? 24 है ना, 24 लिखा हुआ है ना उसमें, दिसंबर 24 को बेचा है ना उसने। अच्छा वो है ना, हाँ वो डेट वो सही है, वो 24 करना है ना, बस तुम समझ तो गए ना जानू। वो दिसंबर 1 2024 है एग्जैक्टली, तभी तो उसी साल में फॉल करेगा ना मेरी जान। हाँ फिर सही है। फिर सही है। हाँ भाई डेप्रिसिएशन पे काम हो गया। अच्छा डिस्पोजल सिर्फ मेरे ख्याल से एक ही में है ना, प्लांट में, पर वो एक्सचेंज है। बिल्डिंग तो ट्रांसफ़र हो रही है ना, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। बिल्डिंग तो सीधी सीधी है कि भाई आपने जहाँ तक आपने ट्रांसफ़र करना है वहाँ तक आप डेप्रिशिएट करें, ट्रांसफ़र कर दो, ख़त्म।
बिल्डिंग वाला केस कर लिया तुम लोगों ने? खाली अगर मुझे यहाँ पे पहले प्लॉटिंग कराओ कि यहाँ पे बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी 3 क्लासेस हैं। 12 मिनट बोले थे। बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी। कैलकुलेशन आप ही करें, वो आप ही बताइएगा। अच्छा, आपने कहा ओपनिंग कॉस्ट आ गई, और ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, 2.52850। यही है? अच्छा, अक्यूमुलेटेड में 2,50,855। इसकी बुक वैल्यू आ गई 1995। और ये ओके। अब हमने सिंपल ये करना है कि भाई इसके 2 अकाउंट्स खोलने, कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड। इसमें आधा टाइम तो ज़िंदगी इसमें निकल जाती है कि आप इसका डिस्क्लोजर बनाओ। चलो, ये तो यहाँ आ गया, और ये आ गया हमारे पास इधर। सही हो गया। अच्छा, ये दोनों आ गए ओपनिंग बैलेंसेस। अच्छा, हमने सबसे पहले एडिशन वगैरह पे ध्यान देना है। तो आप पहले केस में देखें कोई एडिशन है, नहीं है? नहीं है। अच्छा, दूसरे केस में है ना? पहले तो ये कह रहा है बिल्डिंग विच वॉज परचेज, ये जो पहले परचेज की थी उसके डिस्पोजल की बात कर रहा है। एक्सचेंज हुई है 31 मार्च को, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने चला होगा पुराना एसेट। अच्छा, न्यू इक्विपमेंट हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ ₹6 लाख, वेल द फेयर वैल्यू ऑफ द ओल्ड इक्विपमेंट एट द डेट ऑफ एक्सचेंज इज 510। फर्दर कंपनी ने 80,000 और पे किए हैं। तो मुझे आप एक बात बता दें, 5, 10 और 80 कितने हो गए? 590। तो मैं आने वाले एसेट को जाने वाले एसेट की फेयर वैल्यू प्लस कैश पे रिकॉर्ड करूंगा, ऐसा ही है। अच्छा भाई, फेयर वैल्यू तो बोथ एसेट रिलायबली मेजरेबल है, तो हमने कहा यहां पे आप आ जाएं, यहां पे तो कुछ भी नहीं है, यहां कितनी आ गई? और यहां पे डिस्पोजल भी एसी में कितने का? 580, क्योंकि वो इतने का खरीदा गया था। अच्छा, इसमें भी कोई डिस्पोजल नहीं है, अलबत्ता एडिशन है 1.2 मिलियन, ध्यान है? अच्छा, अब आपने कहा सर हम काम करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पे। अच्छा, सिंपल बिल्डिंग का तो मुझे इशू ही नहीं है। बिल्डिंग आप ये देखें, वो कह रहा है कि कंपनी पॉलिसी इज टू कैरी रीवैल्यूएशन आफ्टर 2 ईयर्स। अच्छा, यानी ये ऑलरेडी रीवैल्यूएशन मॉडल पे, ऐसा ही है? तो हमने यहाँ पे फिर हेडिंग जो डालनी है कॉस्ट स्लैश, और आपने कहा यहाँ पे कॉस्ट स्लैश फेयर वैल्यू, ये आ गया। अच्छा, अब आपको ये देखना है कि भाई ये लाइफ क्या दी हुई है। बोले कंपनी की पॉलिसी है कि रीवैल्यूएशन हर 2 साल के बाद होती है, ड्यूरिंग रीवैल्यूएशन एट 31 दिसंबर 2022। अच्छा, हम कहाँ मौजूद हैं? जनवरी 1, 2024 पे, यानी 22 में आखिर में, जो 23 गुजर चुका है, 1 साल हुआ है, 1 साल हुआ है ना। चलें, तो 1 ईयर लैप्स लिख देते हैं यहाँ पे। रीवैल्यूएशन को 1 साल हो चुका है। द रीवैल्यूएशन कितनी आई थी?
रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एट दैट डेट वॉज टू बी 10 साल। सर ऊपर तो 25 दी हुई है, वो तो ओरिजिनल होगी, ये बताई हुई है रिमेनिंग। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई इसके बाद वो कह रहा है प्रॉपर्टी, फिर बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 1 अगस्त को कंपनी ने डिसाइड किया कि वो प्रॉपर्टी लीज पे देगा। डिसीजन का मतलब नहीं है, वेकेट कर दी कब, एंड सब्सिक्वेंटली लीज कर दी समद लिमिटेड को कब। अच्छा, मैं इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब बनाऊं, 15 को, जब मैंने वेकेट की है। यस सर, तो ये मेरे लिए रेलेवेंट डेट है। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताते हैं, मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितने महीनों का चार्ज करूँ, गिन लेते हैं। अगर अगस्त है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7.5 7.5 हो गए ना। तो आपने कहा कि सर आप इसको बराए मेहरबानी 7 पॉइंट डेप्रिशिएट करेंगे, क्लियर है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे अगर यानी बिल्डिंग को, अच्छा मेरे पास लास्ट फेयर वैल्यू कितनी है, ये दी ना लास्ट फेयर वैल्यू 2.5। इस वक्त उसकी लाइफ कितनी थी, 10 साल। इस साल ये कितना चलेगा, मंथ्स कितना आ रहा है, $1875 हो ही नहीं सकता, यही आ रहा है। अच्छा, 1875,000 ये कह दो 1.8 मिलियन का 10 सालों पे, मतलब पर इसको तुमने डिवाइड नहीं किया ना जानी, यही तो बोलूं। 156 ये अब समझ आ रही है ना, मतलब ये तो 2 सालों में ही खत्म हो जाएगा एसेट इधर। चलें ओके, अब मुझे एक बात बताएं कि ये तो आ गया 156,250, आपने 156,250 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक कर लिया इस पे। अच्छा, बट आपने रीवैल्यूएशन भी करनी होती है, तो आपको सरप्लस का बैलेंस कितना है, गलत, 5 लाख उस वक्त था जब रीवैल्यू हुआ था, 1 साल चल चुका है। तो आप मुझे बताएं कि 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 9 ये ओपनिंग बैलेंस होगा, कितना आता है, 450। इस साल 50,000 का ट्रांसफर फॉर द ईयर होगा, कितना बचा, ये रीवैल्यूएशन से पहले का सरप्लस का बैलेंस है। देखो आप तो सरप्लस आया था तो वो हर साल ट्रांसफर भी तो हो रहा होगा ना, तो वो जब ट्रांसफर हो रहा है हर साल तो यही तो है वो, ये रहा। इस साल कितना ट्रांसफर हुआ होगा, अगर आप वैसे देखें रिमेनिंग लाइफ के हिसाब से, 450 डिवाइडेड बाय 9, 50,000 हर साल, 50 50 50 50 इंक्रीमेंटल। हाँ, पर ये भी कितना होगा, कितने महीने होगा, 7.5 मंथ्स। ये बात बिल्कुल सही है। ये कितना आता है जानी, 7.5 मंथ्स का कितना आता है, 31250। ये कितना आता है नेट बचा हुआ सरप्लस, भाई 450 को 9 से डिवाइड करो, 31, इकतीस 21,000, तो ये तो लिखा हुआ है, हाँ ना, 31250। अच्छा माइनस करो कितना आता है, 418, सही है, ये आ गया। अच्छा इलियास क्या कह रहे हैं भाई, देखो इलियास अगर हम ये देखें मेरी जान, लास्ट रीवैल्यूएशन हुई थी 2022 में, उसने बोला उस वक्त
इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 10 साल असेस की गई थी, एग्रीड। तो जो 10 साल असेस की गई थी उसकी लाइफ उस साल, तो आज मैं किस मरहले पे मौजूद हूँ? जनवरी 1 2024 पे। तो मतलब 23 होगा ना, इसके बाद 1 ही साल चला है। जब 1 साल चला है तो मतलब मैं 1 साल बाद बैठा हूँ यहाँ पे, एग्रीड, पक्की बात है। हमने क्या किया, हमने तो ये देखा ना कि भाई अगर ये लास्ट मेजर्ड फेयर वैल्यू है, इस साल का डेप्रिसिएशन ये आ गया 7.5 मंथ्स का, इस साल का इंक्रीमेंटल ये आ गया 7.5 मंथ्स का, इसमें चेंज क्या है इलियास? इसमें चेंज तो कुछ भी नहीं है। नहीं वो इलियास तुम अपने आप को ना बहुत गंदा कंफ्यूज कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि 31 दिसंबर पे लाइफ 9 साल होनी चाहिए। तो बेटा मैंने यहाँ पे कैरिंग अमाउंट को डेप्रिशिएट किया, ये ओरिजिनल वैल्यू को, ओरिजिनल। लास्ट मेजर्ड फेयर वैल्यू कितनी थी? 2.5 मिलियन। अब उसको 10 साल चलना था। बेटा आप 9 ईयर कब कहोगे पता है? 9 साल कब कहोगे? जब आप डेप्रिशिएट करो किसको पता है? 2.5 मिलियन माइनस जो 2250 आएगा, फिर ये डिवाइड करो 9 से, तो समझ आता है। तुम तो ओरिजिनल वैल्यू लेके चल रहे हो ना, लास्ट मेजर्ड फेयर वैल्यू, क्लियर है? तो इसको इस तरीके से लेके चलना होता है। इलियास दो चीजों को मिक्स नहीं करो ना, वो अलग लास्ट मेजर्ड फेयर वैल्यू है। ओके चलें, अब हमने कहा ये भी हिसाब किताब हो गया। अब मैं इसको ट्रांसफर करूं, हाँ या नहीं? क्योंकि मैं ऑलरेडी रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर हूं। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, ट्रांसफर से पहले जरा अक्यूमुलेटेड नेट करते हैं। इन दोनों को मिलाओ जल्दी से, एडजस्टमेंट कितने की आती है? 406,250 माइनस कर दें। अच्छा ये आ गई 406, कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई जानी? ओके आपने कहा 209, ये आ गई, डन हो गया। अच्छा अब आप देखें, आपने रेलेवेंट फेयर वैल्यू पिक करनी है। उसने बोला 1 अगस्त को ये थी, 15 अगस्त को ये थी, मैं कौन सी पिक करूं? 15 वाली 3.2 मिलियन। अच्छा आप और सरप्लस में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है पहले वाला सरप्लस अपनी जगह मौजूद रहेगा, उसमें और ऐड हो जाएगा। तो यहां से यहां तक के सफर 110, तो आपने कहा 1106, यही है? ओके इधर प्लीज, इन सारी एडजस्टमेंट्स के बाद ये बिल्डिंग आ चुकी है आपकी 3.2 पे। अब आप इसको जानिए यहां से कर देंगे 3.0 हो गया, और ये भी 0 हो गया। अच्छा बाकी जो दो बचे, प्लांट और मशीनरी, प्लांट की एडिशन भी तुम्हारे पास है, डिस्पोजल भी तुम्हारे पास है, बस ये दो कंप्लीट कर लेना इस तरह, ताकि मैं कल फिर ये इसको फिल करेंगे बस। तो आज जो होमवर्क आएगा वो इसके ऊपर मुश्तमिल आएगा। सही है? क्लियर है? चलें ओके, अल्लाह हाफिज़।